जय हिंद छात्रों, न्यू सृजन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम शब्द पे चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने देख लिया था वर्णों को, संधि को भी हमने देख लिया है, लेकिन शब्द भेद पे चर्चा करेंगे। कितने प्रकार के शब्द होते हैं, शब्द कहाँ कहाँ से आए थे, उनके कौन कौन से आधार थे। तो आज पहले तो हम समझ लेते हैं शब्द को। शब्द किसे कहते हैं? तो जो शब्द होता है वो वर्णों का सार्थक समूह होता है। शब्दों का, वर्णों का, ये जो शब्द होता है वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। अर्थात समूह ऐसा हो जिससे कोई सार्थक अर्थ निकलता हो। अब हम देखेंगे कि जो शब्द वर्णों का समूह बनता कैसे है। जैसे ये शब्द है आपका कमल, तो ये जो है कमल से, कमल की पहचान होती है, एक तरह का ये पुष्प होता है। अगर हम इसको लिख दें मकल या लिख दें लमक, तो इसका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। लेकिन वर्णों का समूह तो ये भी है, तो इसलिए वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। जैसे मोहन, मोहन का अगर हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो हम देखेंगे कि मोहन, पहले हम लिखेंगे म, फिर उसमें जो है ओ की मात्रा लगेगी, म के नीचे हलंत रहेगा, फिर उसके बाद ह रहेगा, ह के नीचे हलंत होगा, फिर उसके बाद हम प्लस करेंगे तो यहाँ पे न आएगा, न के नीचे हलंत होगा, सॉरी ह होगा, ह के नीचे हलंत होगा, इसमें आपका अ जुड़ा हुआ है। फिर उसके बाद है न के नीचे हलंत होगा, फिर यहाँ पे अ जुड़ा हुआ है। इस तरह से हम देखेंगे तो वर्णों का जो सार्थक समूह है, यानी कि यहाँ पे जो वर्ण है इनका जो है सार्थक एक समूह बना और यहाँ पे शब्द बन गया मोहन। कमल को देखेंगे, कमल का अगर हम वर्ण विच्छेद करना चाहें, ये भी आपका प्रश्न पूछा जाता है, तो क प्लस अ प्लस म प्लस अ प्लस ल, इसमें जो है आपका अ जुड़ा हुआ है। इसी तरह से हम जो है बाकी भी शब्दों का वर्ण विच्छेद करके देख सकते हैं। ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है। यहाँ हमें जानना बस ये है कि जो ये सार्थक वर्णों का जो सार्थक समूह है वही आपका जो है शब्द कहलाता है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए जैसे पद किसे कहते हैं, तो पद जो है अगर कोई भी सेंटेंस हम बना लेते हैं, जैसे कमल खिलता है, कमल खिलता है, तो अगर ये कमल सिंगल है, यहाँ पर है, तो ये जो है शब्द है। लेकिन इसी कमल से मिल करके एक वाक्य बन गया, तो फिर ये जो प्रत्येक जो शब्द हैं ये अपने आप में पद बन गए। ये अंतर है शब्द और पद में। वर्ण को ही हम क्या कहते हैं, इसी को हम ध्वनि कहते हैं। ध्वनि, वर्ण को ही हम ध्वनि कहते हैं। वर्ण जो होता है ये लिखित रूप होता है। पिछली क्लास में हमने देख लिया जो ध्वनि होती है वो क्या होती है, वो आपकी मौखिक रूप होता है। से प्रश्न पूछा जाता है, इन दोनों के जो है टुकड़े नहीं किए जा सकते, टुकड़े नहीं किए जा सकते। अब हम देखते हैं कि जो ये शब्द है
ये किस तरह से बनते हैं, शब्दों के बनाने के नियम देख लेते हैं। तो शब्द जो है 4 प्रकार से बनते हैं। शब्द निर्माण जो है 4 प्रकार से होता है। शब्द निर्माण की बात करें तो 4 प्रकार से होता है। शब्द निर्माण हेडिंग डाल लेंगे, शब्द निर्माण, और देखेंगे तो ये जो है बनेगा आपका उपसर्ग से, उपसर्ग से बनता है। ये बनता है प्रत्यय से, और यह बनता है संधि से, और यह बनता है समास से। शब्द निर्माण जो है यानी कि शब्दों के बनाने के जो नियम होते हैं मुख्य रूप से 4 होते हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं देखा जाए तो उपसर्ग, उपसर्ग की अगर परिभाषा देखा जाए तो उपसर्ग की परिभाषा होती है वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे लगकर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। उपसर्ग ऐसे शब्दांश हैं जो किसी भी शब्द के आगे लग करके उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। जैसे हम एक शब्द ले लेते हैं, शब्द ले लेते हैं हार। अब अगर हम इसके आगे, हार के आगे हम जोड़ देते हैं प्र, या फिर इस हार के आगे हम जोड़ देते हैं उप, तो देखिए दोनों का अर्थ जो है बदल जाएगा। अब इस हार शब्द के आगे प्र अगर उपसर्ग जुड़ गया तो यानी कि प्रहार हो जाएगा, इसका अर्थ होता है चोट करना। यदि हम इस हार के आगे उपसर्ग हमने लगा दिया तो यह शब्द बन जाता है उपहार, और उपहार का होता है अर्थ किसी को सम्मान देना। तो यानी कि जो शब्दांश हैं यानी कि ये जो शब्दांश है यानी कि ये जो हार शब्द है इसमें जो है ये शब्दांश आपका प्र और उप लगा, जो कि एक तरह से उपसर्ग का शब्दांश है। उपसर्ग एक तरह का शब्दांश ही होता है। उसी तरह से जो प्रत्यय होता है इसकी परिभाषा लिख लेंगे हम। वे शब्दांश यानी किसी शब्द के अंश, वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वे आपके प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय कहलाते हैं।
शब्दांश ऐसे जो किसी भी शब्द के अंत में लगेंगे, और ऐसे शब्दांश जो किसी भी शब्द के आगे लगेंगे। जो आगे लगेंगे वो उपसर्ग होंगे, और जो पीछे लगेंगे वो प्रत्यय होंगे। तो अ से उपसर्ग, आगे से उपसर्ग, पीछे से प्रत्यय, यह जो है याद रखेंगे आप। अब देखेंगे कि प्रत्यय से किस तरह से परिवर्तन होता है। जैसे शब्द है, जैसे कोई इसका जो है उदाहरण ले लेंगे हम। जैसे चढ़ शब्द है और इसमें हम जोड़ देंगे ना प्रत्यय। चढ़ जो है यह क्रिया है और हम इसमें जो है ना प्रत्यय जोड़ देंगे और यह शब्द बन जाएगा चढ़ना। रो जो है यह धातु है और इसमें जब हम ना प्रत्यय लगा देंगे तो यह शब्द हो जाएगा रोना। इस तरह से जो है शब्द बनते हैं प्रत्यय के द्वारा। अब संधि की देखेंगे तो संधि का अगर हम देखेंगे इसकी परिभाषा तो वर्णों के दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। इसमें मेल तो होता है, दो तरह के शब्द आपस में मिलते हैं। जैसे हम जो है दो शब्दों को लाएंगे, जैसे आपका प्लस हिम है प्लस आलय है, हिम प्लस आलय है। अब हम क्या करेंगे, जब हम दोनों को पास पास लाएंगे तो इसमें से आपका अ आएगा और इसमें से आ, दोनों मिल करके परिवर्तित होंगे आ के रूप में और यह शब्द बन जाएगा हिमालय। यहाँ पे वर्णों में विकार उत्पन्न हो रहा है। समास की अगर परिभाषा की बात करें तो समास में, समास की परिभाषा हम यहाँ लिख लेंगे क्योंकि यहाँ पे जगह बची नहीं है। यहाँ हम इसको जो है दूसरे पेज पे लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं बची है। समास के द्वारा किस तरह से शब्द बनते हैं उसको हम देख लेते हैं। समास द्वारा, समास द्वारा किस तरह से शब्द बनते हैं तो इसकी परिभाषा देखेंगे तो दो या कलर चेंज कर लेते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। यानी कि समास में क्या होता है कि दो शब्दों का मेल होता है। जैसे शब्द है आपका, प्रथम शब्द है कमल और द्वितीय शब्द है नयन। दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो यहाँ पर जो है समस्त पद बन जाएगा कमल नयन। जैसे नील कंठ, यहाँ पर जो है शब्द आपका बन जाएगा समस्त पद नीलकंठ।
मेल दो शब्दों का संधि में भी हो रहा है, लेकिन वहाँ वर्णों में परिवर्तन हो जा रहा है, यानी कि बीच में प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में परिवर्तन हो जाता है उनके मेल से, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। तो अब ये चार प्रकार से जो है उपसर्ग द्वारा शब्द बनते हैं, प्रत्यय द्वारा भी शब्द बनते हैं, संधि के द्वारा भी शब्द बनते हैं और समास के द्वारा भी शब्द निर्माण होता है। तो ये हमने पहले देख लिया कि शब्द निर्माण के नियम। अब हम हेडिंग डाल लेंगे, शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण हम कर लेंगे, हेडिंग डाल लेंगे, शब्दों का वर्गीकरण। पहले तो हमने ये देख लिया था कि जो शब्द होते हैं उनका निर्माण कैसे होता है। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से शब्द हैं जिनकी उत्पत्ति कहाँ कहाँ से हुई है, उस पर चर्चा कर लेंगे हम। पहला अगर हम नियम देखें तो शब्द की उत्पत्ति का जो आधार देखें तो पहला आधार है स्रोत, उत्पत्ति, या इतिहास के आधार पर। स्रोत, उत्पत्ति या इतिहास के आधार पर। दूसरा देखेंगे तो ये होगा आपका व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर। रचना के आधार पर। तीसरे की बात करें तो तीसरा होगा आपका अर्थ के आधार पर। और चौथे प्रकार की बात करें तो चौथा प्रकार है रूप, व्याकरण या फिर प्रयोग के आधार पर। देखिए शब्द का निर्माण जो है किस तरह से होता है और ये शब्दों की उत्पत्ति किस तरह से हुई है, कौन कौन से शब्द कहाँ से कैसे प्रकट हुए हैं उसको देखेंगे। उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पे कौन से शब्द हैं, व्युत्पत्ति और रचना के आधार पे कौन से शब्द हैं, अर्थ के आधार पे कौन से शब्द हैं और रूप, व्याकरण या प्रयोग के आधार पे कौन कौन से शब्द आते हैं उसको हम देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पे कौन कौन से शब्द हैं। तो ये आपका जो है तत्सम है, तत्सम, आपका है ये तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और शंकर। ये 5 प्रकार के शब्द हैं जो कि उत्पत्ति इनकी कैसे हुई है, स्रोत के आधार पे हुई है और इतिहास के आधार पे हुई है, उत्पत्ति के आधार पे हुई है। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और शंकर शब्द। तत्सम शब्द इन सबको हम देखेंगे बारीक, सभी के खोल खोल करके एक एक को हम पढ़ेंगे। तत्सम को पढ़ेंगे, तद्भव को पढ़ेंगे, देशज को भी देखेंगे, विदेशज को भी देखेंगे और शंकर को भी देखेंगे। फिर हम देख लेते हैं व्युत्पत्ति और रचना के आधार पे शब्द जो है कितने प्रकार के होते हैं। तो व्युत्पत्ति और जो है रचना के आधार पे जो है शब्द जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं आपके रूढ़, रूढ़ शब्द,
दूसरा इसका प्रकार है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द। तीसरा इसका प्रकार है योग रूढ़ शब्द। देखें, व्युत्पत्ति और रचना के आधार पर जो शब्द होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। यह जो है जो स्रोत, उत्पत्ति और इतिहास के आधार पे जो ये शब्द हैं, किसी किसी किताब में बस आपको जो है विदेशज तक के दिखाई देंगे और किसी किसी किताब में जो है शंकर शब्द भी आपको दिखाई देगा। तो यानी कि कहीं पे जो है 4 प्रकार के मिलेंगे और कहीं पे जो है ये 5 प्रकार के मिलेंगे। लेकिन ये जो है प्रकारों से प्रश्न अब नहीं आते हैं, बस आपको ये जानना है कि तत्सम शब्द कौन से हैं, तद्भव शब्द कौन से हैं, देशज शब्द कौन से हैं, विदेशज शब्द कौन से हैं और संकर शब्द कौन से हैं। फिर यहाँ पे व्युत्पत्ति, रचना और आधार सारी किताबों में यही 3 प्रकार आपको दिखाई देंगे, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। अर्थ के आधार पर अब हम चलेंगे, तो अर्थ के आधार पर देखेंगे तो अर्थ के आधार पर आपका होगा एकार्थक, एकार्थक, अनेकार्थक, समानार्थक, समानार्थक यानी कि पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द। विपरीतार्थक यानी कि विलोम शब्द, विलोम शब्द। और एक और इसमें आता है, किसी किसी किताब में दिखाई पड़ता है और किसी किसी किताब में नहीं दिखाई पड़ता है, सम श्रुति भिन्नार्थक शब्द। ये भी आपके जो है 1, 2, 3, 4, 5 हैं। अर्थ के आधार पर भी ये शब्द आपके कितने हैं? 5 है। एकार्थक, अनेकार्थक, समानार्थक यानी कि पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थक यानी कि विलोम शब्द, समश्रुति भिन्नार्थक यानी कि सुनने में तो समान लेकिन भिन्न अर्थ रखने वाले शब्द। अब देखेंगे रूप और व्याकरण के आधार पर जो शब्द होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो रूप या व्याकरण या प्रयोग के आधार पर जो शब्द होते हैं वे 2 प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। आगे जो है आपको ये बताया जाएगा जो विकारी शब्द कौन कौन से हैं और अविकारी शब्द कौन कौन से हैं, तत्सम शब्द कौन सा है, तद्भव शब्द कौन सा है, देशज शब्द कौन सा है, विदेशज शब्द कौन सा है, संकर शब्द कौन सा है, ये रूढ़ कौन सा है, यौगिक कौन सा है, योग रूढ़ कौन सा है, एकार्थक, अनेकार्थक, समानार्थक, विपरीतार्थक, समश्रुति, भिन्नार्थक और विकारी और विकारी, सारे पे चर्चा की जाएगी। एक एक को पहले हम देख लेते हैं स्रोत, उत्पत्ति, इतिहास के आधार पर जो है शब्दों, इसको हम पहले चर्चा कर लेते हैं। हेडिंग हम डाल लेंगे स्रोत, उत्पत्ति, स्रोत, उत्पत्ति, स्रोत, उत्पत्ति, स्रोत, उत्पत्ति, स्रोत, उत्पत्ति या फिर इतिहास के आधार पर
इतिहास के आधार पर। गर्मी हो रही है। स्रोत उत्पत्ति इतिहास के आधार पर देखेंगे तो यहाँ पर हमने देखा था पिछले, ये आपके 5 होते हैं। 5 कौन कौन से होते हैं? आपका होता है तत्सम, तद्भव, तत्सम तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। अगर परिभाषा की बात करें, हम परिभाषा को देखें तो परिभाषा होती है इसकी वे शब्द जो संस्कृत शब्द से यानी कि संस्कृत भाषा से, वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में ज्यों का त्यों प्रयोग किए जाते हैं, वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में ज्यों का त्यों प्रयोग किए जाते हैं, वे क्या कहलाते हैं? वे आपके तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि, वानर, मयूर, कर्पूर, कर्पास इत्यादि। तद्भव शब्द जो है तत्सम शब्द का बदला हुआ रूप है। तत्सम शब्द का बदला हुआ जो रूप होता है वह आपका जो है तद्भव होता है। संस्कृत का अगर आपने परिभाषा जान ली कि ऐसे संस्कृत के शब्द जो ज्यों का त्यों संस्कृत भाषा से आकर के हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वे आपके तत्सम होते हैं, और जो तद्भव शब्द होते हैं संस्कृत के वे शब्द यानी कि जो तत्सम रूप में वही धीरे धीरे बदल गए और फिर वे जो है तद्भव का रूप ले लिए, तो वही जो है आपके तद्भव कहलाते हैं। अगर हम अग्नि को चेंज कर दें, मयूर को अग्नि को कर देंगे तो जब ये तद्भव होगा तो यह जो है आग शब्द हो जाएगा। जब वानर को हम चेंज करेंगे तो जब ये तद्भव होगा तो ये बंदर हो जाएगा। मयूर जो है ये जब तद्भव होगा तो ये मोर हो जाएगा। जब कर्पूर है यानी कि ये जो है कपूर हो जाएगा। ये अंतर है तत्सम में और तद्भव में। तो इन दोनों को हमने समझ लिया विथ डिफिनीशन। अब देखेंगे देशज शब्द को।
देशज शब्द का देखेंगे तो देश प्लस ज, यानी कि देश से जो उत्पन्न हुआ है, या फिर इसको कहीं कहीं पूछा जाता है किसी किसी परीक्षा में कि ऐसा शब्द जिसकी उत्पत्ति का कोई भी पता न हो उसे हम क्या कहते हैं, तो जिसकी उत्पत्ति का पता न हो उसे हम देशज कहते हैं। या ऐसा शब्द जो देश से उत्पन्न हुआ, देसी भाषा से उत्पन्न हुआ है, लोकल लैंग्वेज से उत्पन्न हुआ है, वो आपका देशज होता है। यानी कि देश से देशी भाषाओं तथा बोलियों से उत्पन्न शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे खटिया, लोटा, चिड़िया, तेंदुआ, डिबिया इत्यादि। ये खटिया, लोटा, चिड़िया, तेंदुआ, डिबिया, जूता, ये जो शब्द हैं ये क्या कहलाते हैं? ये सारे शब्द जो है इनकी, या आपको प्रश्न दो तरीके से पूछा जाएगा, यानी कि देशीय भाषाओं और बोलियों से या तो उत्पन्न इसकी परिभाषा मिलेगी, या तो फिर ये मिलेगा कि जिसकी उत्पत्ति का कुछ पता न हो उसे हम देशज शब्द कहते हैं। विदेशज शब्द की बात करें तो विदेशज शब्द जो है, जब विदेशी भारत आए, अरबी, फारसी, पुर्तगाली, स्पेनिश, अंग्रेजी जो भी हमारे देश में आए और उनके संपर्क में कुछ शब्द जो है हिंदी भाषा ने उनको ग्रहण कर लिया था। जैसे विदेशी भाषाओं में देखेंगे, विदेशी लोगों के संपर्क द्वारा जो शब्द हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं विदेशज शब्द कहलाते हैं। विदेशी शब्द कहलाते हैं या विदेशज शब्द कहलाते हैं। विदेशज शब्द जो है, जो भी विदेशी हमारे देश में आए, अरबी आए, फारसी आए, पुर्तगाली आए, चीनी आए, जापानी आए, तो उन्होंने कुछ शब्द हमें दे दिया। जैसे अरबी हुई, फारसी हुई, जिसमें आपका औलाद, आदमी, औरत, अलमारी, रिक्शा, सायोनारा इत्यादि, चीनी हुआ, चाय पत्ती हुई, ये सारे जो शब्द हैं विदेशियों के द्वारा हमारे देश में आए और हिंदी ने इनको ग्रहण कर लिया। यानी कि हिंदी भाषा में कुछ शब्द जो है विदेशी भाषाओं के भी प्रयोग किए जाते हैं। अंग्रेजी शब्द भी इसमें प्रयोग किए जाते हैं। जैसे आपका डॉक्टर हुआ, रेल हुई, ये जो शब्द होते हैं जो कि अंग्रेजी भाषा के भी शब्द इसमें ग्रहण किए गए हैं। अब हम देखते हैं संकर शब्द को। संकर शब्द होते हैं, ये जो संकर शब्द होते हैं किन्हीं दो भाषाओं के द्वारा बनते हैं। तो संकर शब्द के देख लेंगे, दो भाषाओं, या हम इसको दूसरे पेज पे लिखेंगे क्योंकि इस पे जो है जगह नहीं बचा है। हेडिंग डाल लेंगे हम संकर शब्द। संकर शब्द देखेंगे,
वे शब्द जो किन्हीं दो या दो से अधिक भाषाओं से मिलकर बनते हैं, संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे उदाहरण हम देख लेंगे, जैसे रेलगाड़ी, पानदान, सिनेमाघर, इत्यादि। संकर शब्द देखेंगे ऐसे शब्द कि जो किन्हीं दो या दो से अधिक भाषाओं से मिलकर के बनते हैं, वे क्या कहलाते हैं? संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे रेलगाड़ी है, यहाँ पे देखेंगे तो ये रेल जो है अंग्रेजी का है और जो गाड़ी है ये जो है हिंदी का शब्द है। सिनेमा घर में भी देखेंगे तो वही है, अंग्रेजी और हिंदी। इस तरह से जो शब्द दो भाषाओं से बन रहे हैं या दो से अधिक भाषाओं से बन रहे हैं, वे आपके संकर शब्द कहलाते हैं। तो हमने देख लिया, स्रोत के आधार पे हमने, उत्पत्ति के आधार, स्रोत के आधार पे हमने देख लिया। अब हम देखते हैं जो इसका दूसरा जो है प्रकार, व्युत्पत्ति रचना के आधार पर, रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर देखेंगे तो हेडिंग डाल लेंगे हम, व्युत्पत्ति रचना या फिर बनावट के आधार पर शब्द जो है व्युत्पत्ति रचना और बनावट के आधार पर तीन प्रकार का होता है। एक तो आपका होता है रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द होता है। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द, ऐसे शब्द, रूढ़ शब्द की अगर परिभाषा देखें हम तो रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा हम लिख लेंगे, ऐसे शब्द जो किसी विशेष अर्थ के लिए प्रचलित हो गए हैं,
किंतु इनके टुकड़े करने पर कोई अर्थ न निकलता हो, कोई अर्थ न निकलता हो। ये क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो किसी विशेष अर्थ के लिए प्रचलित हो गए हैं किंतु इनके टुकड़े करने पर कोई भी अर्थ न निकलता हो, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे घर पर बल मन, घर पर बल मन, हाथ बैल, नाक, कान इत्यादि। ये जो है देखें आपके जो है ये उदाहरण हैं किसके? रूढ़ शब्दों के। जब हम इन्हें टुकड़े करेंगे यानी कि घ और र को जब हम अलग कर देंगे तो घ और र का कोई भी अर्थ नहीं बनेगा। पर का भी, बल का भी, मन का, हाथ बैल या इस तरह के जो भी शब्द हैं जिनके टुकड़े करने पे कोई अर्थ न निकलता हो वह जो है आपके रूढ़ शब्द के कैटेगरी में आएगा। अब हम देख लेते हैं यौगिक शब्द को, यानी कि यौगिक किस शब्द किसे कहते हैं? तो दो या दो से अधिक शब्दों के निर्माण से, शब्दों के मेल से शब्दों के मेल से यौगिक शब्दों का निर्माण होता है। यौगिक शब्दों का निर्माण होता है। यौगिक शब्दों का निर्माण, यौगिक शब्दों का निर्माण यौगिक शब्दों का निर्माण उपसर्ग, प्रत्यय, संधि तथा समास द्वारा किया जाता है। ये जो यौगिक शब्द हैं इनके निर्माण में उपसर्ग, प्रत्यय, संधि तथा समास का बहुत बड़ा रोल होता है। इन चार नियमों के द्वारा जो है यौगिक शब्दों का निर्माण होता है। और ये शब्द के उदाहरण की बात करें तो ये आपका शब्द हो जाएगा पाठशाला, विद्यालय, गौशाला, इत्यादि। पाठशाला, विद्यालय, गौशाला इस तरह के जो शब्द होते हैं वे क्या जो है आपके आते हैं यौगिक शब्दों के रूप में। अब योग रूढ़ की अगर डिफिनेशन की बात करें तो शब्द निर्माण में यौगिक की तरह होते हैं, यौगिक की तरह होते हैं, किंतु
विशेष अर्थ रखते हैं। शब्द निर्माण तो इनका होता है यौगिक शब्दों की तरह, लेकिन इनका जो है कोई विशेष अर्थ होता है। यानी कि देखा जाए तो अगर समास में जो बहुब्रीहि समास होता है उनके जो शब्द होते हैं बहुब्रीहि समास के, वो सारे इसमें आते हैं। जैसे आपका शब्द होता है नीलकंठ जो कि भगवान शिव को प्रदर्शित करता है। जैसे आपका होता है गंगाधर, तो गंगा धारण करने वाले गंगाधर यानी कि भगवान शिव को प्रदर्शित करता है। लंबोदर लंबा है जिनका उदर यानी कि जो है भगवान गणेश को जो है ये प्रदर्शित करता है। चंद्रशेखर यानी कि जिन्होंने चंद्रमा को धारण कर रखा है अपने शिखर पे, उन्हें हम चंद्रशेखर कहते हैं। यानी कि यहाँ भगवान शिव को प्रदर्शित कर रहा है ये शब्द। तो इस तरह के शब्द जो बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं वे आपके आएंगे योग रूढ़ में। यौगिक शब्द जो होते हैं वे जो है 4 प्रकार से बनते हैं, उपसर्गों द्वारा, प्रत्ययों द्वारा, संधि द्वारा और समास द्वारा इनका निर्माण होता है। रूढ़ शब्द ऐसे होते हैं जिनके टुकड़े करने पे कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। तो हमने समझ लिया रूढ़ को, यौगिक को समझ लिया और योग रूढ़ को समझ लिया। आज की क्लास में इतना ही। आगे की जो भी बची हुई इसकी जो शब्द के भेद के जो आधार हैं इनको आगे हम समझेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसको पूरा खत्म कर देंगे। विकारी और विकारी को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जितना हो सके दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक का बटन जरूर दबा दें। थैंक यू स्टूडेंट्स।